नमस्ते सभी को। और आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है समास। आपकी जो वर्णमाला है, ये जो हिंदी व्याकरण है आपकी तैयारी वाली पूरी होने वाली है। देखो आपके वर्ण विचार, शब्द विचार, बहुत सारे टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को ये अव्यय है, ये भी आ गए इसमें, संधि और जो भी है कारक, काल, कारक हो रहे हैं, अभी हो जाएंगे पूरे। और ये पूरा टॉपिक है। तो संधियां भी बहुत लंबा टॉपिक चला, वो भी पूरा हो गया है। और समास आज आपका शुरू होने वाला है। फिर इसके बाद हिंदी व्याकरण समाप्ति की ओर है। और फिर कुछ एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची ऐसे रह जाएंगे। उनकी या तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगी या फिर उनकी फोटो खींच के डाल दूंगी, आप वहाँ से याद कर लेना। और समास का टॉपिक जो हम शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ध्यान से पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छे से काम आने वाली है चीज़ें। कि समास लगता तो ऐसा है बहुत सरल है, जैसे हमने संधियाँ पढ़ी ऐसे ही समास ऐसे लगेंगे इजी है, क्या बिल्कुल सिंपल है। लेकिन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि एक जैसे लग रहे हैं सबके विच्छेद, वो विग्रह करेंगे जो, देखो संधियों में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। तो समास का विग्रह करेंगे हम, लगेगा ऐसा कि ये भी निकल रहा है अर्थ, ये भी निकल रहा है, लेकिन भाव और उसके अर्थ के अनुसार हमको विग्रह करना है और तब उसके भाव में जाना है, तब उसका अर्थ निकलता है। तो ये सब चीज़ हमको तब आएगी जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे, ध्यान से, जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं जिस चीज़ को हम, और आप हमारे साथ साथ उसी हिसाब से मेहनत करते रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं समास। देखो समास शब्द है जो इसकी व्युत्पत्ति है हिंदी के हिसाब से देखें सम प्लस आस, लेकिन अब आप देखेंगे आस कैसे बना, तो अस धातु है, सम उपसर्ग है, अस धातु है और अ प्रत्यय है। अ प्रत्यय की वजह से अस धातु का आस बन गया। क्या बन गया? आस। और ये जो अ है ये स में जुड़ गया, तो स तो पूरा बन गया और इस अ का आ बन गया। इसकी वजह से अ प्रत्यय की वजह से आ बन गया, धातु का चेंज हो जाता है। हम आपको जब आपके वो धातु करेंगे ना उसमें संस्कृत व्याकरण में, तब आपके प्रत्यय आएंगे, वहां पे थोड़े से ऐसे नियम लगेंगे कि किस प्रत्यय की वजह से कौन सी धातु परिवर्तन हो रही है। ऐसे ही हिंदी में भी है, ये अ प्रत्यय की वजह से जो धातु का अ है हमारा वो दीर्घ हो गया, तो अ का आ बन गया। और ये जो है उपसर्ग, ये प्रत्यय है जो इसमें जुड़ गया, ये तो पूरा बन गया और ये दीर्घ हो गया और ये दीर्घ माँ में जुड़ गया, तो माँ की बड़ी मात्रा हो गई माँ स, और ये स पूरा है। इस तरह से समास बना। तो ये देखो यहाँ पे बन गया कि स में अ जुड़ गया, ये जुड़ गया, और अ का आ बन गया, यहाँ ये बन गया, और सब में आस जुड़ के समास बना, जिसका अर्थ है पास में बैठना या समीप बैठना। समास मतलब दो पद हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे ही जैसा कोई और है, हम दोनों पास में बैठ गए। आप कह रहे हैं अध्यापक और अध्यापिका बैठे हैं, तो और लगा के जो पास में बैठे हैं, या दो अध्यापिकाएं बैठी हैं, तो इस तरह से ये हमारा पास में बैठना हमारा समास हो गया। ये आपको ध्यान देना है, समास का अर्थ निकला पास बैठना या समीप में, और ये इसका अर्थ हो गया। अब है इसका शाब्दिक अर्थ, संक्षेप में कहना या संक्षेपण। समास का अर्थ है मतलब बड़े एक शब्द को, बड़ा एक वाक्य है पूरा, और उसका कर दिया हमने समास, तो हो गया संक्षेप, मतलब शॉर्ट में कहना। एक वाक्य है जिसको आपने शॉर्ट में कह दिया, वो बन गया समास। इसका मतलब वो संक्षेप हो गया, शॉर्ट हो गया उसका, तो ये हो गया। समास का अर्थ निकला पास में बैठना या समीप बैठना, और इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना या संक्षेपण। इस तरह से पूछा जाता है समास का अर्थ क्या निकला, पास में बैठना या समीप बैठना, और शाब्दिक अर्थ संक्षेप में कहना या संक्षेपण। अब आती है इसकी अगली परिभाषा। परिभाषा जो सिंपल सी है, ऐसी लगेगी कि ऐसे ही परिभाषा संधि की है,
और ऐसे ही समास की है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो, दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल को समास कहते हैं। सार्थक पदों के मेल को समास कहते हैं, और वहां संधि में बात हुई है वर्णों के मेल को। सार्थक वर्ण निकल रहे हैं, लेकिन वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब पदों की बात आ रही है तो समास, और वर्णों की बात आ रही है तो संधि। तो ये आपको नोट कर लेना है। और अब जैसे दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, दो पद हैं, राजा है और पुत्र है, दो अलग पद हैं और समास कर दिया राजपुत्र। तो ये क्या हो गया हमारा समास। विग्रह है, दो अलग अलग चीजें हैं, विग्रह मतलब अलग अलग बैठे हैं, पास में बिठा दिया, समास कर दिया इनको। तो राजा का पुत्र, समास क्या बन गया, राजपुत्र। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समस्त पद, ये समस्त पद भी कह सकते हैं इसको, या समास भी कह सकते हैं। ऐसे ही ये विग्रह है जीवन पर्यंत, समस्त पद बन जाएगा इसका आजीवन। आजीवन एक सामासिक पद है, समस्त पद है, और इसका विग्रह करेंगे हम तो जीवन पर्यंत, मतलब जन्म, जब तक हमारा जन्म है तब तक। तो जीवन पर्यंत मतलब ये निकला अर्थ। ये हो गया, समझा दिया इसको कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। सार्थक पद होने चाहिए, वो समास है। और दो अलग अलग, दो या दो से अधिक तो हैं, उनको जोड़ा, एक पद बनाया, तो वो हो जाएगा सामासिक पद, या समस्त पद कहें उसको, या सामासिक पद कहें, या समास हो जाएगा। और अगर हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो वो सामासिक विग्रह हो जाएगा, मतलब उसका विग्रह करना हो जाएगा। अब देखो विग्रह क्या है। समस्त पद बनाते समय, देखो ये समस्त पद बनाया है, समस्त पद बनाते समय बीच में जिन भी कारक, विभक्ति अथवा चिन्हों का लोप किया जाता है, ये इनका लोप किया था। राजा का पुत्र, ये एक कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से आएगा। अथवा चिन्हों का लोप किया जाता है, इसका लोप कर दिया था जब हमने समस्त पद बनाया था। उन्हें पुनः अपनी स्थिति में लाना ही विग्रह कहलाता है। यहाँ पे हमने इसका लोप कर दिया था तो समस्त पद बना दिया। अब हमको विग्रह करना है तो इसको, जो इसके लिए इसका लोप किया, उसको हमको उसकी पुनः उसी वाली स्थिति में लाना, ये तो ये हो जाएगा विग्रह। विभक्ति आदि चिन्ह लगेंगे विग्रह करने पर, और यहाँ पर जो सामासिक पद बनाते हैं तो उसका लोप कर दिया जाता है, मतलब उसको छुपा दिया जाता है, और विग्रह करने पर उनको वापस से ला दिया जाता है। यही है सामासिक पद और विग्रह करने में अंतर। तो उस वाली स्थिति में लाना ही विग्रह कहलाता है। अब हम समास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। आज हम छोटी सी ऐसी बातें करेंगे समास से संबंधित, कि समास कैसे, कितने प्रकार के हैं, क्या है, कितने पद हैं, पदों के आधार पर कितने भेद हैं, समास के महत्वपूर्ण क्या इकाइयां हैं, और कैसे पहचान निकालेंगे हम समास की कि कौन सा समास निकलेगा। इस तरह से हम कुछ इसके बारे में विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है, भाव एवं अर्थ के अनुसार ही विग्रह कार्य किया जाना चाहिए, मतलब उसका अर्थ भी उसी के अनुसार निकलना चाहिए। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पर एक उदाहरण दिया था राजपुत्र। अब हम राजा पुत्र थोड़ी कर सकते, देखो राजा का पुत्र यहाँ दिया, तो भाव एवं अर्थ के अनुसार ही विग्रह कार्य किया जाना चाहिए। तो इसका भाव और अर्थ भी वही निकल रहा है, राजपुत्र मतलब राजकुमार, है ना। तो राजा का पुत्र ही तो राजकुमार है, और वही राजपुत्र है, वही राजकुमार कहलाए जा रहे हैं। तो उसके अनुसार ही उसका अर्थ, उसके अनुसार ही उसका विग्रह कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा है, विग्रह कार्य करते समय पर्याय पदों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक दे दिया, जैसे चरणारविंद दे दिया, चरणारविंद, इस तरह से, तो
चरण है अरविंद के समान जिसके, या चरण रूपी अरविंद। अब अरविंद का मतलब पर्यायवाची है कमल का। अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो यहाँ हम ऐसे नहीं कहेंगे चरण रूपी सरोज, चरण रूपी कमल, ऐसे नहीं कहना हमको चरण रूपी जलज, यहाँ कहेंगे चरण रूपी अरविंद। तो यहाँ पर ये कहा है विग्रह कार्य करते समय पर्याय पदों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज जो आती है पेपर में उनको अंडरलाइन कर लिया करो आप। कंपटीशन का पेपर आप एक तो उसमें हमेशा यही पूछा जाता है, अधिकतर यही पूछा जाता है, नहीं दे दिया होता है और आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे और सवाल गलत हो जाता है। तो विग्रह कार्य करते समय पर्याय पदों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जो हमारे जो समस्त पद दिया हुआ होता है उसमें जो उदाहरण दे दिया उसी के हिसाब से हमको उसका विग्रह करना है, ना कि उसका पर्याय पद काम में लेना। तो ये बात क्लियर हो गई। एक तो उसके भाव के अनुसार उसका हमको समास विग्रह करना है, एक उसका पर्याय पदों का काम नहीं करना है। फिर है समस्त पद के आरंभ में अव्यय या उपसर्ग होने पर, उपसर्ग होता है जैसे आजीवन में ये रहा, ठीक है। समस्त पद के आरंभ में अव्यय या उपसर्ग होने पर सदैव उस अव्यय या उपसर्ग को अर्थ में परिवर्तित किया जाता है। चाहे ये देख लो चाहे आप देख लो, उपनगर, उपनगर ये दिया। अब यहाँ उप का मतलब है समीप, उप का मतलब है यहाँ समीप, तो नगर के समीप, इसका अर्थ निकलेगा नगर के समीप, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ दिया समस्त पद के आरंभ में अव्यय या उपसर्ग होने पर सदैव उस अव्यय या उपसर्ग को अर्थ में परिवर्तित किया जाता है। तो अर्थ बदल दिया इसका, इसका उप का, नगर तो वही है और उप क्या है यहाँ पर? उपसर्ग, तो उपसर्ग का अर्थ में बदल दिया समीप। यहाँ पर भी ये उपसर्ग है आ, तो यहाँ पर निकला पर्यंत, आ मतलब तब तक, तो पर्यंत मतलब तब तक, ये अर्थ निकला इसका। फिर है चौथा, समास में दो से अधिक पद पाए जाते हैं, मतलब दो से अधिक, दो भी होते हैं या दो से अधिक पद भी पाए जाते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और अन्य पद। और इन्हीं पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। तो पद हमारे कल पढ़ेंगे हम इनको अच्छे से। तो ये हमारा समास का छोटा सा टॉपिक इतना सा, जो आपके एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। और एक एक चीज पर आपको नोट करना है कि इनके अनुसार ही हमको काम करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि फैक्ट पूछ लिया जाता है और ये चारों लाइन रख दी, और अगर आपको पता नहीं विग्रह कार्य करते समय पर्याय पदों का प्रयोग किया जाना चाहिए और नहीं दिया उसमें, तो आप नहीं पहचानेंगे। तो इन चीजों पे आपको गौर देना है। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हैं, और ये केवल समास आएगा, अव्यय भाव आएगा, तत्पुरुष, द्वंद्व और ये बहुब्रीहि समास, इस तरह से आएंगे। और द्विगु और वो उसमें कर्मधारय उसके भेद आ जाएंगे तत्पुरुष के। इस तरह से इनको हम कल डिटेल से समझेंगे और पहले समास की शुरुआत कर देंगे। और वीडियो लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।